हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा पॉलिटी का ये 8वां लेक्चर है। आज हम संविधान के भाग 1 को अच्छे से कवर करेंगे और उसके अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के प्रावधान को डिटेल से जानेंगे। फ्रेंड्स, यह हम महेश वाडवाल सर की जो ये नई वाली एनसीईआरटी है उससे कवर कर रहे हैं, लेकिन हम एक एक टॉपिक को ऐसे कवर करेंगे कि ताकि ये प्रश्नों के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, लेकिन हम प्रश्न तब हल करेंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्रश्नों को तो हल किया जा सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि रटना तो ठीक है, लंबे समय तक याद रखने के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनमें छोटे छोटे अंतर क्या है। भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है। उनमें छोटे छोटे अंतर हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। अब यहाँ पे लिखा है कि अनुच्छेद 1(3) ये भाग है अनुच्छेद 3 के। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे। कौन कौन? यहाँ राज्य क्षेत्र की बात हो रही है, ना कि भारतीय संघ की बात हो रही है। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे राज्य क्षेत्र अर्जित किए जाएंगे। यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। फ्रेंड, जब भारतीय संघ की बात आएगी, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। तो संघ में भारत के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र का अर्थ यह हुआ कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारतीय संघ का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर ऐसे राज्य क्षेत्र जो कहीं बाहर से अर्जित किए, बाहर से अर्जित करने का अर्थ यह है कि जैसे सागर महासागर बहुत बड़े बड़े हैं, कोई हमें नया द्वीप मिल गया, या हम किसी देश से कोई भूभाग प्राप्त कर लेते हैं, तो वो हमारे भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। वो तो भविष्य में होगा ना, तो वो हमारे राज्य क्षेत्र का हिस्सा होगा। संघ का अर्थ हुआ कि जो वर्तमान में स्वरूप है, लेकिन राज्य क्षेत्र का अर्थ हुआ कि भविष्य में हम कहीं से अर्जित भी कर सकते हैं। तो हमारे संविधान में वो राज्य क्षेत्र और संघ, जो भारतीय संघ की बात की गई है, कहीं ना कहीं भारत के राज्य क्षेत्र का जो कंसेप्ट है वो भारतीय संघ से ज़्यादा व्यापकता धारण किए हुए है, क्योंकि भारतीय संघ में केवल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो वर्तमान स्वरूप है, लेकिन भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम जो भविष्य में ग्रहण भी करेंगे राज्य क्षेत्र, उसको शामिल किया जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। आगे देखते हैं, अब एक एक चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ यह है कि भारत का राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है भारत संघ। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक दृष्टि से उसको बांटा गया है ताकि प्रशासन को चलाने में सुविधा हो। और अनुच्छेद 2 में किसका प्रावधान है, तो अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। संघ की बात आई तो ये 2 प्रकार के राज्य शामिल हुए, लेकिन अनुच्छेद 2 में ऐसे राज्य क्षेत्र भारत में सम्मिलित किए जाएंगे जो हम कहीं से अर्जित करें, अर्थात ऐसे राज्य क्षेत्र का भारत में प्रवेश करना जो भविष्य में हमें प्राप्त होगा, तो वो हम अनुच्छेद 2 के तहत अर्जित करेंगे। तो नए राज्यों का प्रवेश, ये इसका अगर एक कीवर्ड में प्रवेश, इस शब्द को आप लोग ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों का प्रवेश कराना, तो वह अनुच्छेद 2 के तहत होगा। और अनुच्छेद 3 में फ्रेंड्स यही अंतर 2 और 3 का आप समझ लीजिएगा। 3 का अर्थ हुआ क्या कि राज्यों का पुनर्सीमन, अर्थात जो भारतीय संघ के राज्य हैं, चाहे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। तो क्या हो गया? पुनर्सीमन अर्थात राज्यों का पुनर्सीमन करना होता है। यह अधिकार किसे प्राप्त है कि राज्यों का पुनर्सीमन होगा। जैसे वर्तमान में हम मध्य प्रदेश को जैसे देखते हैं, उत्तर प्रदेश को या फिर बिहार, वो पूर्व में ऐसे नहीं थे, उनका
सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश वैसा नहीं था, या यूपी वैसा नहीं था, या फिर जो बिहार है उसका स्वरूप अलग था। तो ये जो इनके में अलग अलग राज्यों को उनके राज्य क्षेत्र से अलग करके बनाया गया है, इनके सीमाओं में ही तो परिवर्तन किया गया है। अब इसके हिस्से को उठा के कहीं अलग तो रखा नहीं गया है। तो इनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को है। लेकिन ये संसद को सीधे नहीं है, संसद इनकी सीमाओं में परिवर्तन करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेता है, और राष्ट्रपति पूर्व अनुमति संसद को देने से पहले संबंधित राज्य, जैसे अगर यूपी के क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना हो, बिहार के, या अभी 2014 में हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना था, तो राष्ट्रपति इनसे अनुमति लेता है, ये अर्थात इनसे सलाह लेता है। ये अगर कोई सलाह या सुझाव देते हैं राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति इनसे अनुमति जरूर लेता है। तब जब अनुमति विधानसभा, और एक सीमित समय तक, ये नहीं कि अनुमति के लिए इंतजार करे, एक सीमित समय के लिए विधेयक भेजता है, उस पर कोई भी सुझाव या सलाह दे सकते हैं राज्य, संबंधित राज्य, और इसके बाद राष्ट्रपति उसको संसद में दे देता है और संसद उसे पास करके लागू कर देता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आपको ये अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर समझ आया कि कोई किसी नए राज्य का प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत होगा, लेकिन भारतीय राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, उनके नाम में परिवर्तन करना हो, या फिर उन्हीं में से एक नए राज्य के गठन करना हो, तो वह अनुच्छेद 3 के तहत होगा। अर्थात भारतीय क्षेत्र या भारतीय सीमा के अंदर ही कुछ परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत, लेकिन कोई नया राज्य या कोई नया क्षेत्र हम कहीं बाहर से प्राप्त करते हैं या किसी देश से हम प्राप्त करते हैं, तो वह अनुच्छेद 2 के तहत आएगा। अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर समझ आया? तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब 2 चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब संसद, जो हमने देखा कि संसद सीमाओं में परिवर्तन कर रही थी, तब ऐसा नहीं है कि परिवर्तन करने का अर्थ हुआ कि वेस्ट बंगाल का कोई हिस्सा हम बांग्लादेश को दे दें, या राजस्थान का कोई हिस्सा संसद को अधिकार है कि वो पाकिस्तान को दे दे, तो वो अधिकार नहीं। सीमाओं में परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ कि प्रशासनिक दृष्टि से या किसी अन्य कारणों से भी जो वहाँ की मांग हो और मान्य हो, उसकी दृष्टि से जो भी सही लगे उनमें परिवर्तन करना, फेरबदल करना, उनकी सीमाओं में फेरबदल करना, ना कि उसे किसी अन्य को देना हुआ। आगे देखते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। अब ये 2-3 प्रश्न इससे हल हो जाएंगे। जैसे भारतीय संघ के अंतर्गत, किसकी बात हो रही है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो हमने अभी देखा अंततः संसद को है। संसद से पहले राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इससे पूर्व संबंधित राज्य विधान मंडल से। तो ये आप चेन याद रखिएगा कि अंततः तो संसद को है, लेकिन संसद उससे पूर्व राष्ट्रपति से पूछता है, राष्ट्रपति उससे पूर्व कोई मानने के लिए बाध्य नहीं है, जो सलाह दे वही बाध्य है, लेकिन पूछना जरूरी है एक सीमित समय के लिए। अब आगे संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत कैसा होगा? राज्यों का संघ। अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, इसी की चर्चा हुई है। आगे देखते हैं, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? अभी हमने देखा यहाँ 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यही यहाँ पे दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी एक यूटी है, अर्थात संघ राज्य क्षेत्र है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? किसकी बात हो रही है? केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में यूटी कहते हैं। और कहाँ? लोकसभा में। तो कितनी सीटें? 20 अधिकतम हैं। ये वर्तमान में 19 सीटें ही भरी हैं, अभी एक खाली भी हैं इनसे। तो हम ये कॉन्सेप्ट अभी कर देते हैं कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? तो 550, जिनमें से 530 राज्यों से आते हैं, स्टेट से आते हैं, और 20 अभी अभी हमने पढ़ा कि यूटी से आते हैं। तो कुल मिला के कितना हो गया? 550। फ्रेंड्स, 104वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इससे पूर्व लोकसभा में 552 सदस्य होते थे। ये 2 कहाँ चले गए? ये
आंग्ल भारतीय होते थे, इनका मनोनयन होता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन करके इस मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। तो अब कितने हो गए? 550 लोकसभा में सदस्य हो गए। अब 2 आंग्ल भारतीय का मनोनयन नहीं होता है। और ये कब हुआ? 104वां संविधान संशोधन करके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेगा, आप लोग को भूलेगा नहीं, बस रिवाइज कर लीजिएगा। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? इसमें ऑलमोस्ट जितने प्रश्न दिए गए हैं वो लगभग करंट से रिलेटेड हैं। जम्मू कश्मीर तो नया केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। इससे पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं, लेकिन एक स्वतंत्र रूप से राज्य ही था जो अपने एक खुद के संविधान के द्वारा शासित होता था। लेकिन 2019 में उसकी स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 370 में कुछ परिवर्तन कर दिया गया, समाप्त ही कर दिया गया 370 को, और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, एक तो लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। और ये 31 अक्टूबर को ही क्यों किया गया? क्योंकि 31 अक्टूबर को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी जयंती मनाई जाती है, और उनकी जयंती के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है उनकी जयंती को। इसी दिन, इसीलिए जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया, अर्थात विभाजन उसी दिन लागू हुआ। आगे देखते हैं इसमें क्या है। संघ, अभी हमने ऊपर जो पढ़ा अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, वही बताया गया है कि अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्र का नाम, कि हम देखते हैं कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यूपी, एमपी जितने भी नाम हैं, या फिर जितने भी दिल्ली, पुदुचेरी अलग अलग हैं। और 2 में हमने देखा कि नए राज्यों के प्रवेश, ये कीवर्ड याद रखिएगा, प्रवेश या स्थापना संसद का अधिकार है, कि नए राज्यों का प्रवेश होगा या स्थापना होगा तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और अनुच्छेद 3 में किसकी बात हो रही है? नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। हमने देखा कि राज्यों का पुनर्सीमन, हमने आगे पढ़ा है इसको, राज्यों का पुनर्सीमन अर्थात उसके नाम में परिवर्तन करना हो, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, या नए राज्यों के गठन हो। जैसे ओडिशा का नाम पहले उड़ीसा था, उसको बदलकर ओडिशा किया गया। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही एक हिस्सा था, उसे अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा 2014 में दिया गया। सन 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ। यूपी से अलग करके उत्तराखंड बना, एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ बना, और बिहार से अलग करके झारखंड बना। तो ये सब अनुच्छेद 3 के तहत हुए। और आगे देखते हैं अनुच्छेद 4 में क्या है। हमने ये 1, 2, 3 तो अच्छे से पढ़ा, 4 तो अभी पढ़ा नहीं था। तो 4 में वही है कि जो अनुच्छेद 2 के तहत और 3 के तहत नए राज्य या कानून के तहत जो बनेंगे, चाहे स्थापना या प्रवेश करना हो राज्यों का, या उनके परिवर्तन करना हो नामों में, क्षेत्र में, तो वह संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा कि हम अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने, जो कि एक विशेष बहुमत होता है, राज्यों में परिवर्तन करना हो तो ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। बल्कि जो हमने देखा था कि 12 अनुसूचियाँ हमने पढ़ी थी, अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 से लेकर 12 तक। तो पहली अनुसूची जो है, उन्हीं में पहली अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा कि जैसे 28 राज्य या 29 राज्य हो जाएं तो उनके नाम में परिवर्तन कर दिया जाएगा। जैसे जब जम्मू कश्मीर था तो 29 राज्य हो गया था, फिर उसको हटा दिया गया तो फिर 28 राज्य हो गया। तो ये जो 28, 29 ये सब जो है खेल, तो ये अनुसूची पहली अनुसूची में इसमें परिवर्तन होगा कि पहली अनुसूची में पहले 28 राज्य लिखा था, फिर 29 राज्य लिख उठा, फिर 28 राज्य हो गया, तो उनके नामों के साथ उनका उल्लेख होगा। जैसे पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुआ, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव को जोड़ दिया गया तो पुनः वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, साधारण विधेयक लाया जाएगा और इसमें संशोधन हो जाएगा, और पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में केवल परिवर्तन कर दिया जाएगा। चौथी अनुसूची अर्थात उनकी जो राज्यसभा सीटें हैं उनमें तो परिवर्तन हो ही जाएगा। और इसमें क्या है,
इसमें कुछ लिखा है पूरक, अनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। तो यही सब है, अर्थ यही हुआ कि कोई इसके लिए विशेष संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, बस पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में परिवर्तन कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। क्षेत्रीय परिषद से भी बाद में देखते हैं, पहले ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, यहाँ देखते हैं कि नए राज्यों के गठन, हमने भी बहुत पहले पढ़ा भी था आगे के लेक्चर में। अब यहाँ भी देखते हैं नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया है कि नए राज्यों के गठन का प्रावधान। हमने यहाँ भी देखा कि कोई राज्य सम्मिलित करना हो तो अधिकार संसद को, वैसे ही नए राज्यों का गठन, गठन का अर्थ क्या हुआ? हमने देखा ना, अनुच्छेद 3 के तहत जो नए राज्यों का गठन होगा वो कौन करेगा? तो संसद करेगा। और पूरी चेन हमने देखी, राष्ट्रपति, फिर संबंधित राज्य के विधानमंडल। तो इसको चेन को याद रखिएगा कि सबसे पहले संसद, फिर राष्ट्रपति, इसके बाद राज्य विधानमंडल। तो ऐसे संसद लाएगा, लेकिन पहले राष्ट्रपति पूछेगा। राष्ट्रपति संसद को देने से पहले उस संबंधित राज्य विधानमंडल से पूछेगा। अब ये परामर्श न लेने के लिए बाध्य है और एक समय सीमा तक ही अपने पास रख सकता है विधानमंडल। इसके बाद राष्ट्रपति के पास इसे भेजना अनिवार्य हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? वर्ष 1953 में। फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो केवल 14 राज्य थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। 8 थे या 9 थे। तो फिर राज्यों में भाषाई आधार पर, कई आधारों पर वहाँ विविधताएं थीं। वो अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। अब अलग राज्यों की मांग करने लगे तो अब राज्यों का गठन किस आधार पर हो कि जितनी भाषाएं हैं क्या उतने राज्य बना दिए जाएं? तो इसके लिए देश में बहुत सारे आंदोलन होने लगे कि नहीं, हमें स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए और हम स्वतंत्र तरीके से आज़ाद होना चाहते हैं। तो इसके लिए कई आयोग गठित हुआ, लेकिन वर्ष 1953 में फजल अली आयोग गठित हुआ। इसी के तहत सबसे एक फजल अली आयोग तो गठित हुआ था, लेकिन 1953 में ही भाषाई आधार पर एक राज्य गठित कर दिया गया, क्योंकि आंदोलन बहुत तेज हो गया था। एक पुट्टू रामास्वामी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के कारण। इन्हीं कारणों से आंदोलन इतना चरम पर आ गया कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए सबसे पहले भारत में कौन सा राज्य गठित हुआ, तो वह आंध्र प्रदेश हुआ वर्ष 1953 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस समय परिस्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी आंदोलन इतना तेज था कि इसको गठित करना पड़ा। तो फिर जिसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि देखिए नीचे है भी कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वह आंध्र प्रदेश है। पुट्टा रामास्वामी ने इसके लिए भूख हड़ताल रखी थी लगभग 64 दिनों की उनकी, और उनकी मृत्यु भी हो गई। अच्छा सॉरी, हमने जो 8 केंद्र शासित बताए थे, नहीं 6, 14 और 6 का अनुपात था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली आयोग जिन्हें हम कहते हैं वही आया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में आया, 1 नवंबर 1956 को, और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो आगे देखते हैं कि सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य कब बनाया गया। तो यहाँ की सिक्किम की बात हो रही है। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन करके वर्ष 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा। लेकिन भारत में शामिल किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 35वां के द्वारा ये भारत का एक हिस्सा बना और 36वां संविधान संशोधन करके इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आगे देखते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। किसकी बात हो रही है? केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात हम जिसे यूटीज कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, वह राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न प्रशासक जैसे उपराज्यपाल, राज्य प्रशासक, वहाँ के अधिकतर राष्ट्रपति द्वारा इनका शासन प्रशासन चलाया जाता है एक प्रतिनिधि के द्वारा। आगे देखते हैं
तो केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग प्रावधान, जैसे अब दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं तो कुछ विशेष 2 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ मुख्यमंत्री हैं, जैसे एक पुडुचेरी हो गया और दूसरा दिल्ली। यहाँ पे एक विधान सभा है और वहाँ की सीएम अर्थात वहाँ चुनाव होता है। बाकी हर जगह राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है और उसके द्वारा वहाँ का शासन चला जाता है, या तो उन्हें प्रशासक कहते हैं या फिर उपराज्यपाल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट लिखा है कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, तो अच्छा फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो 3 ऐसे क्षेत्र थे जो स्वतंत्र होना चाहते थे या तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, और बीच में थे जैसे जम्मू कश्मीर खुद को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था, वहीं हैदराबाद बोल रहा था हम पाकिस्तान में मिलेंगे, और जूनागढ़ भी खुद को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था। तो हमने जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया, हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई करके जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, पोलो, तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत क्षेत्र में मिलाया गया, और जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे तो जम्मू कश्मीर विलय पत्र से हस्ताक्षर करके भारत में मिला। तो जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद सैन्य कार्यवाही और जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र हो गए तो पाकिस्तान के कबालियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, तो पहले जो हरि सिंह स्वतंत्र होना चाहते थे अब वो सोचे कि हमें तो अधीन होना पड़ेगा पाकिस्तान के। इससे पहले कि वो अधीन होते उन्होंने भारतीय क्षेत्र में मिलने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि उन्होंने भारत से मदद मांगी कि भाई पाकिस्तानी कबायली हमारे क्षेत्र में आ गए, हमें मदद चाहिए। तो फिर कंडीशन लागू करनी पड़ी कि हम मदद तो करेंगे लेकिन आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तो इसीलिए कुछ नियमों के तहत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा पहले के विशेष राज्यों का दर्जा, अर्थात जब बना था देश 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, तब किन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जैसे असम को, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये ऐसे ही हैं, इससे उतने प्रश्न आते नहीं। क्षेत्रीय परिषदें हैं, अब इसमें कंसेप्ट वो दिया गया है तो हम पढ़ लेते हैं। वैसे क्षेत्रीय परिषदों का कोई अलग से कुछ नहीं है, बस प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, मध्य ऐसे बांटा गया है, और बाद में तो पूर्वोत्तर भी बांट दिया गया। आगे देखते हैं इसमें क्या है, क्षेत्रीय परिषदें। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं। क्षेत्रीय परिषदों की बात की जा रही है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ शामिल हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जिनका हेड ऑफिस प्रयागराज में है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हेड ऑफिस कोलकाता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का है मुंबई हेड ऑफिस। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव ये सब क्षेत्र आते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदों में चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। आगे फ्रेंड्स ये जो क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है, ये पूछा जाए तो कैसे किसके तहत किया गया है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। तो कभी भी पूछा जाए, लेकिन एक 6वां क्षेत्रीय परिषद भी गठित किया गया है, पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्रीय परिषद, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर नहीं गठित किया गया, तो कभी प्रश्न आए इसके लिए तो कानून बना के इसको गठित किया गया है, ना कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत यह गठित हुआ है। तो आगे हम देखेंगे कि प्रश्न कई बार आते हैं
कि क्या राज्य पुनर्गठन आयोग और जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है वो दोनों सेम है, तो नहीं, ये बाद में गठित हुआ था। ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित इसका गठन नहीं हुआ था, ये कानून के तहत गठित हुआ था, अलग से इसके लिए एक अधिनियम आया था तब ये गठित हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वो दिया है, दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। हमने आगे ही पढ़ा फजल अली आयोग का, तो 3 सदस्य इसमें शामिल थे। फ्रेंड्स, हम ये तो जान गए, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ष 1969 में एक विधेयक लाया गया था जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि हम भारतीय क्षेत्र में परिवर्तन तो करेंगे, लेकिन हम किसी अन्य देश को अपना क्षेत्र नहीं दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का भाग 1। तो ये याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण इसका यही भाग है कि भाग 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, उनमें अंतर। और सबसे बड़ा अंतर तो यही याद रखिएगा कि 2 में कैसे और 3 में कैसे। जब नया प्रवेश होगा तो 2 के तहत होगा, जब पुराने में ही परिवर्तन होगा तो वह 3 के तहत होगा। और ये जो परिवर्तन के सारे अधिकार हैं ये संसद को प्राप्त हैं। तो ये ध्यान रखिए, 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, और इससे संबंधित इतने ही प्रश्न आते हैं। अगर कभी इसमें पूछा जाए कि कितने राज्य हैं तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, हमने अभी यही पढ़ा, ये देखिए अगला पेज है, तो इसमें यही है कि 8 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स, यही सब दिया है डाटा, उतना डाटा क्योंकि बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा ज़िला कच्छ जो कि गुजरात में है, और सबसे छोटा ज़िला माहे जो कि पुडुचेरी का हिस्सा है। फ्रेंड्स, हमने एक नया यहाँ पे ऐड किया है कि जो हमारे देश में आज राज्य हैं, पहले तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो इसके बाद बढ़ते चले गए। तो ये बढ़े कैसे, देखिए वर्ष 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, फिर 1960 में। अब राज्य पुनर्गठन आयोग 56 में कितने राज्य हैं, वर्ष 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश बन ही चुका था 56 से पहले, इसको मिला के ही 14 हुए हैं। तो लेकिन वर्ष 1960 में बॉम्बे एक क्षेत्र था, बॉम्बे से अलग करके महाराष्ट्र बना और गुजरात क्षेत्र बना। तो जो गुजराती बोली वाले थे उनको बॉम्बे क्षेत्र से अलग कर दिया गया, तो एक और बॉम्बे का नाम महाराष्ट्र कहा जाने लगा, और गुजराती भाषी क्षेत्र को गुजरात कहा जाने लगा। तो इसका गठन वर्ष 1960 में हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद 14 के बाद 14 6 केंद्र शासित प्रदेश के बाद 2 कौन से बने, महाराष्ट्र और गुजरात। किससे अलग करके, तो पहले बॉम्बे जिसे प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश काल में, तो बॉम्बे से अलग करके बना। फिर उसी समय वर्ष 1961 में अगले ही वर्ष दादर नगर हवेली क्षेत्र बना। आगे देखते हैं कि फिर 1962 में हम देखते हैं कि गोवा देखते हैं कि इससे पहले गोवा पुर्तगाली उपनिवेश था, तो उसे 62 में आज़ाद करा लिया गया, तो गोवा 62 में भारतीय क्षेत्र का हिस्सा बना। इसके बाद दमन दीव को भी मतलब 62 में स्वतंत्र कराया गया, और असम से अलग करके नागालैंड बना, और पुडुचेरी भी उसी समय अलग किया गया भारतीय क्षेत्र में। तो पुडुचेरी का गठन, जिन्हें हम पुडुचेरी कहते हैं आज, पहले पौंडीचेरी नाम था इसका। तो गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी, इनका गठन 62 में हुआ, और असम से अलग करके नागालैंड बना। तो सबसे पहले आप देखिएगा फ्रेंड, पूर्वोत्तर राज्यों में असम ही सबसे बड़ा राज्य था, जितना ये सब था पूरा क्षेत्र असम का था। इस सिक्किम तो मान लीजिए पहले 1972 से पहले बाहरी का क्षेत्र था, लेकिन यहाँ 62 की बात हो रही है कि पूरा क्षेत्र असम का था। तो असम से सबसे पहले जो अलग हुआ 1962 में, कौन था, नागालैंड। जैसे हमारा ये प्यारा सा जल्दी से हम भारत का मैप ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे आसानी से हो गया, इसको ऐसे कर दो भारत बन गया। तो जो अपना पूर्वोत्तर क्षेत्र है इसमें एक ही राज्य था पहले, असम। तो असम से सबसे पहले कौन सा क्षेत्र अलग हुआ, तो नागालैंड। आप लोग इसको याद रखिएगा कि नागालैंड अलग हुआ सबसे पहले।
तो वर्ष 1962 में अलग हुआ। अब जो आज हम 7 सिस्टर देखते हैं तो सबसे पहले असम ही एकमात्र था। आगे देखते हैं, ये याद रखिएगा, नागालैंड का गठन वर्ष 1962 में पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे पहले अलग हुआ है। अभी देखेंगे कि मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय सब अलग हो रहे हैं, तो ये सब बाद में हो रहे हैं। सबसे पहले कभी एलिमिनेशन के लिए आए तो आप लोग याद रखिएगा कि असम से सबसे पहले कौन अलग हुआ है, नागालैंड। फिर अगले ही वर्ष 1963 में नागालैंड बना। गठन ये नागालैंड 62 के तहत हुआ, लेकिन नया राज्य 63 में बना, तो 62 के तहत ही 63 में बना, तो सबसे पहले नागालैंड बना है। आगे देखते हैं, फिर वर्ष 1966 में, अब देखिए लगभग कुछ वर्षों के अंतराल पे नए नए राज्यों के गठन की बात हो रही है, क्योंकि ये फजल अली आयोग गठित हो गया था और राज्य पुनर्गठन आयोग आ गया, एक आयोग ही बना दिया गया। वर्ष 1966 में पंजाब राज्य से अलग करके हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश बनाया गया। पंजाब भाषी राज्य को, पंजाबी को पंजाब में मिला दिया गया और अलग अलग क्षेत्रों के राज्यों का गठन कर दिया गया। आगे देखते हैं, वर्ष 1971 में जो हिमाचल प्रदेश अलग हुआ था पंजाब से, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 1972 में असम से अलग करके, हमने अभी देखा वर्ष 1963 में नागालैंड बना, 62 के तहत 63 में नागालैंड बना, और लगभग 10 ईयर बाद वर्ष 1972 में असम से ही मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, हम देखते हैं अपना भारत कैसे है, ऐसे है, तो जब ऐसे आता है, मान लीजिए छोटा सा बनाते हैं, तो जैसे सिक्किम ऐसे जब आता है, चलिए जैसे भी मैप बना देते हैं, तो नागालैंड कब बन चुका है, वर्ष 1963 में। अब 72 में कौन सा बन रहा है, मणिपुर। मणिपुर कहाँ है, यहाँ पे है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। अभी असम का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश और ये मिजोरम है, तो इसके बाद कौन सा बना, मणिपुर। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, हम देखते हैं ना, गारो खासी पहाड़ियाँ मेघालय में हैं। फिर इसके बाद क्योंकि सिक्किम हमारे अधीन ही था, वो हम उसके रक्षक के रूप में थे, लेकिन हमारे भारतीय क्षेत्र का पूर्ण हिस्सा नहीं था। 75 में सिक्किम को भारतीय राज्य का हिस्सा बना दिया गया। 35वां संविधान करके भारत का एक हिस्सा बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो सिक्किम से है, वर्ष 1975 में। फिर वर्ष 1987 में पुर्तगालियों से गोवा जो अलग हुआ था, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। हमने भी ऊपर देखा था ना यहाँ पे कि गोवा बना था, 62 में पुर्तगालियों से अलग हुआ था, और वर्ष 1987 में जो गोवा पुर्तगालियों से अलग हुआ था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और वर्ष 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्वोत्तर राज्यों का आप लोग क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये पूर्वोत्तर राज्य है, ये पूर्वोत्तर राज्य का असम है, ऐसे है ना, ऐसे पूर्वोत्तर राज्य है, तो सबसे पहले नागालैंड बना, नागालैंड है। फिर यहाँ पे मणिपुर है, मणिपुर हमने देखा नागालैंड वर्ष 1963 में बना। फिर त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ये बने 1972 में। और इसके बाद असम से अभी 7 सिस्टर बनाना, ये असम का हिस्सा है, ये हो गया मिजोरम और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब ये दोनों का गठन कब किया गया, वर्ष 1987। कब किया गया, 87 में। तो हम ये फ्रेंड्स बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले नागालैंड वर्ष 1963, इसके बाद 3 अन्य अलग हुए। अब असम से नागालैंड अलग हुआ जब 1963 में, तो अब 2 बन गए हैं। फिर असम से अब 3 और अलग हुए वर्ष 1972 में।
मणिपुर यहाँ पे है। आप देखेंगे कि मणिपुर मिजोरम हो गया। तो जैसे असम का, चलिए हम मैप बनाते हैं सबसे सुंदर सा। मान लीजिए ऐसे है, तो ये सिक्किम हो गया। तो ये भारतीय राज्य क्षेत्र है ऐसे, तो ऐसे है। तो ये पूरा असम था, मान लीजिए सिक्किम अलग हिस्सा था, यहाँ तक वेस्ट बंगाल है तो पूरा असम था। तो वर्ष 1963 में ये बना नागालैंड। फिर मणिपुर बना, और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। यहाँ पे मेघालय है जहाँ गारो खासी जयंतिया है, मेघालय। और ये जो छोटा सा निकला हुआ हिस्सा है ये त्रिपुरा है। तो ये वर्ष 1972 में बने। इसके बाद 1987 में दो और अलग की गई, ये है मिजोरम, ये हिस्सा है, और अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों अलग कर दिए गए। अब कितने हो गए? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम मिलके 7 सिस्टर हो गए। तो 87 तक इनकी प्रक्रिया पूरी हुई। तो सबसे पहले नागालैंड, इसके बाद मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इसके बाद 87 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बने। पूर्वोत्तर राज्यों का गठन अब पूरी तरह किस हो गया। अब कहाँ कहाँ परिवर्तन हुए ये देख लेते हैं। वर्ष 2000 में भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ। बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया, यूपी से अलग करके उत्तराखंड बना, और मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना। इसके बाद वर्ष 2014 में जो कि नया है, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बना। तो उस समय कुल मिला के 29 राज्य हो गए थे। लेकिन वर्ष 2019 में 29 राज्य की जगह 28 राज्य हो गया, जब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हट गया। तो वर्तमान में भी वही स्थिति है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा भाग 1 था, जो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ये फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे ही फैक्ट हैं, लेकिन पूरे भारत के बारे में कैसा उसका फॉर्मेशन है इसके बारे में अच्छे से हम जान लेते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।